नमस्कार दोस्तों। आज के इस हाई यील्ड प्रैक्टिस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे साथी अपने इतिहास की समझ को टेस्ट कर सकें। ये सेशन एकदम टू द पॉइंट होने वाला है, जहां हम स्रोत सामग्री के आधार पर इतिहास की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए अपनी याददाश्त को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम एक फास्ट ट्रैक विजन लेकर चलेंगे और 5 अहम ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरेंगे। प्राचीन मगध की नींव से लेकर मध्यकालीन विजयों, स्वतंत्रता के आधुनिक संग्राम, बौद्धिक इतिहास और अंत में सामाजिक आर्थिक आंदोलनों तक। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्राचीन बिहार और भारत का साम्राज्य निर्माण युग। देखते हैं आपकी तैयारी यहाँ कितनी पक्की है। अब आपके लिए पहला बड़ा सवाल, मगध के बुनियादी दौर को याद कीजिए। हर्यक वंश के उस संस्थापक का नाम बताइए जिसने इस क्षेत्र में पहली पेशेवर स्थायी सेना यानी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। जवाब सोचने के लिए बस थोड़ा सा समय लें। अगर आपने बिंबिसार सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये उस दौर का एक बड़ा गेम चेंजर था। बिंबिसार ने कूटनीतिक शादियों और अंग के विलय जैसे रणनीतिक कदमों से मगध की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इसी स्थायी सेना के विचार ने आगे चलकर विशाल भारतीय साम्राज्यों की नींव रखी थी। चलिए प्राचीन नागरिक व्यवस्था पर एक और बाउंसर फेंकते हैं। मेगास्थनीज की बातों को याद करें तो मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का शहरी प्रशासन आखिर कैसे संभाला जाता था। यहाँ आपको समितियों और अधिकारियों की सटीक संख्या याद करनी है। सोचिए क्या था वो नंबर, और वो जादुई आंकड़ा है 30। जी हाँ, प्रशासन में पूरे 30 अधिकारी शामिल थे। कमाल की बात यह है कि ये 5-5 सदस्यों वाली 6 अलग-अलग समितियों में बटे हुए थे। जरा सोचिए, उस प्राचीन काल में भी उद्योग, व्यापार, टैक्स और यहाँ तक कि जन्म मृत्यु का हिसाब रखने के लिए कितनी शानदार प्रशासनिक कुशलता मौजूद थी। भाग 2 में आपका स्वागत है। अब हम इतिहास के पन्ने पलट कर आते हैं मध्यकालीन बिहार की प्रशासनिक प्रतिभा पर। जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में साफ दिखता है, ये दौर बड़े ही दिलचस्प और शक्तिशाली किरदारों से भरा पड़ा है। शुरुआती मुस्लिम विजेताओं से लेकर ताकतवर मुगल सूबेदारों तक ये पूरा कालखंड सत्ता के तेजी से बदलते समीकरणों का गवाह रहा है। अब जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए। कुशल राजस्व वसूली और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए शेर शाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया था। उस विशिष्ट पदानुक्रमिक प्रणाली यानी उस हायरार्की को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है सरकार। परीक्षा के नजरिए से ये शब्द बिल्कुल अनिवार्य है, इसे रट लीजिए। और हाँ, इसी बीच एक बेहद मशहूर ऐतिहासिक किस्सा भी याद करते चलें। वो फरीद ही था जिसे बहार खां नौहानी ने कथित तौर पर अकेले ही एक बाघ को मार गिराने के बाद शेर खान की उपाधि दी थी। भाग 3, आधुनिक बिहार और स्वतंत्रता संग्राम। अब रुख करते हैं उस दौर का जिसने हमारे आज को गढ़ा है, यानी आज़ादी की लड़ाई। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, इसे तो एकदम दिमाग में छाप लीजिए। शुरुआत होती है राजकुमार शुक्ल के उन लगातार प्रयासों से, जब उन्होंने गांधी जी को तिनकठिया प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलाया था। फिर 1929 में स्वामी सहजानंद का किसान सभा आंदोलन देखिए। आगे चलकर 1942 में पटना सचिवालय पर छात्रों का वो सर्वोच्च बलिदान, और उसी साल दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण का जेल से भागकर नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाना। ये महज टाइमलाइन नहीं है, ये संघर्ष की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जो बात करता है हमारे बिहार के बौद्धिक इतिहास और क्षेत्रीय पहचान की। हमारी स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही अहम बात पर जोर देती है। 19वीं शताब्दी में पटना कोई आम शहर नहीं था। ये वहाबी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नर्व सेंटर बन चुका था, जिसका नेतृत्व स्थानीय स्तर पर सादिकपुर परिवार कर रहा था। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक शहर विचारों की क्रांति का गढ़ बन सकता है। अब विचारों और प्रेस की बात चली है तो ये सवाल आपके लिए, 1875 और 1894 के वो कौन से 2 शुरुआती अखबार थे जिन्होंने अंग्रेजी पत्रकारिता की नींव रखी और एक अलग बिहार प्रांत के अभियान का बिगुल फूंका? तो वो 2 ऐतिहासिक नाम हैं, द बिहार हेराल्ड और द बिहार टाइम्स। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में द बिहार हेराल्ड की स्थापना की थी, जिससे अंग्रेजी पत्रकारिता का आगाज हुआ।
वहीं सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1894 में द बिहार टाइम्स शुरू किया, जिसका एक बहुत स्पष्ट मकसद था बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार करना। और अब हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन के आखिरी भाग पर आते हैं। भाग 5, सामाजिक आर्थिक आंदोलन और जमीनी स्तर पर हुए शक्तिशाली जनजातीय विद्रोह। स्रोत सामग्री का ये हिस्सा आपसे पूरी तवज्जो मांगता है। ये वो दौर था जब महाजनों और अंग्रेजों के भारी शोषण के खिलाफ जनजातीय समूहों ने सीधे तौर पर पूरे ब्रिटिश सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस सवाल का जवाब तो आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उस विशाल विद्रोह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, जिसने संयुक्त भूमि स्वामित्व अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी और सीधे 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को जन्म दिया? थोड़ा रुकें और याद करें। बिल्कुल सही सोचा आपने। उलगुलान। उलगुलान परीक्षा के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड कीवर्ड है। उलगुलान का मतलब ही है महान हलचल। इस विद्रोह की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को झुकने और जनजातियों के खूंट-कट्टी अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रैक्टिस सेशन को रैप अप करने से पहले ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम की है। आपको इन शख्सियतों और उनकी अचीवमेंट्स का सही मिलान याद रखना है। सिद्धू और कान्हू मुर्मू, हूल विद्रोह, सैयद हसन इमाम 1908 का पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन और श्री कृष्ण सिन्हा 1937 के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रीमियर। एग्जाम में ऐसे मैच द फॉलोइंग सवाल अक्सर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक विचार उत्तेजक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। प्राचीन साम्राज्य निर्माताओं की रणनीतियों से लेकर उग्र जनजातीय विद्रोहियों के अदम्य साहस तक, आपको क्या लगता है कि बिहार के इतिहास के किस दौर ने हमारे आज के इस आधुनिक भारतीय गणराज्य को सबसे ज्यादा आकार दिया है? इन ऐतिहासिक घटनाओं का आज के लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या असर है, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी उत्साह के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए।